नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में। कहने का मतलब कि आप जानते हो कि किस तरीके से हमारे देश में नेशनल मूवमेंट चले थे। तो नेशनल मूवमेंट कैसे राइज हुआ, कैसे उसका उत्थान हुआ, शुरुआत हुई 1857 की क्रांति के बाद। आप जानते हो कि शुरुआत में आप अगर ध्यान से समझो तो 1900 के दशक के पहले, गांधी जी के भारत आगमन के पहले जो भी आंदोलन हुए उतने उग्र नहीं हुए या फिर उतने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुए। तो इसका क्या उद्देश्य था, आखिर हम क्या कर रहे थे, तो उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम उदारवादी काल या फिर मॉडरेट फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक प्रमुख भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पिछले अगर शुरुआत के 20 साल को देखा जाए, मतलब 1885 में जब इसका निर्माण किया गया, जब इसको बनाया गया, तब से लेकर के बंगाल विभाजन के पहले तक, मतलब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके पहले तक ये उदारवादी कॉन्सेप्ट को अपनाते थे। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स सही हैं और वो अच्छा शासन कर सकते हैं भारत में, हमें केवल भारतीयों के मांग को रखना चाहिए, न कि उनसे स्वराज की मांग करनी चाहिए। मैंने इसको बेसिक तरीके पे आप समझाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में हम यही प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, वो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ या फिर अंग्रेजों को साथ देते हुए भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग करते थे, वो कितने सफल रहे, कितने विफल रहे, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें कुछ फाउंडिंग मेंबर और भी थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। अब बात किया जाए तो इसमें कितने डेलीगेट्स शामिल हुए थे, तो 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। वायसराय उसमें जो था आपका लॉर्ड डफरिंग था, उसने ए.ओ. ह्यूम को जो है परमिशन दिया था कि हाँ, आप इस तरह का कोई संगठन का काम कर सकते हैं। उद्देश्य क्या था, लोगों की समस्या को जानना, किसी जाति वर्ण भाषा जाने बिना। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किस वर्ग से आता है, किस जात से आता है, किस लैंग्वेज को बोलता है, उससे मतलब नहीं है। बस हाँ, अगर समस्या है तो उसकी सुनी जाएगी। इसमें अपर और मिडिल क्लास के लोगों को ही, जो कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको ही शामिल किया गया था। तो यहाँ पे मतलब जनमानस नहीं जुड़ पाया था, मतलब कि आम आदमी नहीं जुड़ पाया था। सेकेंड सेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में, और तीसरा जो सेशन था वो मद्रास में 1887 में हुआ था। मॉडरेट फेज की बात करें तो 1885 से लेकर के 1905 के जो बीच का उदारवादी काल है, उसको अंग्रेजी में मॉडरेट फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को नेशनल मूवमेंट की तरफ जागृत करने का प्रयास किया, और जो भी काम होते थे वो आपका राष्ट्रीय स्तर पे होते थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व करता था। इसमें कुछ लोग थे जिनका नाम लेना बनता है और उन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये पहले ऐसे मेंबर थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन में। और इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, उनके ये लेखक भी रहे हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात किया जाए तो फर्स्ट जो आपका सेशन हुआ था बॉम्बे में, उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये बाय प्रोफेशन लॉयर थे, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जो कि एक्ट एट स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य थे। अगर जी सुब्रमण्यम अय्यर की बात किया जाए तो फाउंडेड द हिंदू समाचार पत्र। आज के डेट में भी यूपीएससी का सपना देखने वाला लगभग हर व्यक्ति द हिंदू से पार नहीं पा सकता, उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो द हिंदू जो है आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने शुरुआत की थी। उन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की आलोचना करने के लिए आपका द हिंदू को बनाया था। और तमिल न्यूज़पेपर एक आपका स्वदेश मित्रन का भी इन्होंने शुरुआत किया था, मतलब कि इन्होंने राइटिंग के माध्यम से जनमानस को जगाने की कोशिश की। मद्रास महाजन सभा का के को फाउंडर भी आपका ये रहे थे। अब थोड़ी सी चर्चा और करें और समझने का प्रयास करते हैं कि और कौन से लोग जुड़े हुए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम भी आता है, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात किया जाए तो इन्हें राष्ट्रगुरु या इंडियन बुरके के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA का इन्होंने स्थापना की थी, जिसको बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया। कुछ अन्य लोग जिनका हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उनका नाम ले लेते हैं, जैसे कि रास बिहारी बोस, RC दत्त, MG रानाडे, फिरोज शाह मेहता, PR नायडू, SS अय्यर और विलियम वेडरवन। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका उस समय पनपते उदय होते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवाद के साथ थे। अगर हम लक्ष्य की बात करें, उनके डिमांड्स की बात किया जाए, तो जो लक्ष्य था वो आपका सिंपल था। वो चाहते थे कि एजुकेशन मास को प्रोवाइड हो, मतलब कि हर भारतीय पढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, और पब्लिक ओपिनियन रख सके, ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन रख सके। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी ये मांग थी। रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग वो कर रहे थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ अन्य तरह के सुधार होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर देना चाहिए, उनकी ये डिमांड थी। और 1892 में एक स्लोगन चला था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, तो उनका ये कॉन्सेप्ट चलता था। इन्होंने नमक पर टैक्स समाप्त करने का घोषणा की, या फिर कहा कि ऐसा करना चाहिए। शुगर पर ड्यूटी समाप्त कर देनी चाहिए, उनकी ऐसी डिमांड थी।
इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भारतीयों को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनकी ये भी डिमांड थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होनी चाहिए, भारतीयों को प्राप्त होनी चाहिए। संगठन बनाने की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होनी चाहिए। आर्म एक्ट 1878 को समाप्त करना चाहिए, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीयों को किसी भी तरीके का हथियार रखने का प्राविधान नहीं है, और अगर वो रखते हैं तो उन्हें असंवैधानिक कार्य माना जाएगा। भारतीय शिक्षा पर अधिक व्यय किया जाए, जितना भी पैसा आता है तो भारतीय शिक्षाओं के लिए सही नहीं है, उतना बहुत कम है। तो प्रक्रिया क्या थी, उनकी काम करने का तरीका क्या था कि वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही काम करते थे, मतलब वो उस समय संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात को रखते थे। इन्होंने 3P मेथड को अपनाया, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम याचिका डालेंगे, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं माना जाता तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर इनकी पूर्ण विश्वास था, मतलब इनका मानना था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली सही है, इनको ही शासन करना चाहिए, बस हमारी मांगों को समझ लें, हो गया। शिक्षित वर्ग ही शामिल था इसमें, मतलब इसमें आप जानते हो पहले से भी कि मैंने पहले ही बताया कि प्रथम सबसे उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ही इसमें शामिल था, कोई भी आपका गरीब या फिर सामान्य वर्ग इसमें शामिल नहीं था। अब हम समझते हैं कि ये कितना सफल रहा। तो सफलता की बात करें तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही इंडियन काउंसिल 1892 बनाया गया, जो कि पहली सफलता मानी जा सकती है। उसमें आपका काउंसिल में साइज बढ़ाया गया, भारतीयों को प्रपोर्शन मिला, राष्ट्रीयता का बीज बोया गया इसी के द्वारा। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज़ जो है वो पॉपुलर होने लगे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही इसका जो परिणाम है वो दिखाई देता है, उसकी स्थापना ही इसका परिणाम है। ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति है उस पर प्रहार करने का काम किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले और रानाडे ने बाल विवाह को गलत माना, ठीक है, और इसको असंवैधानिक घोषित करा दिया। मतलब कि आप जानते हो कोई भी चीज़ जब आप कानून बन जाता है, उसके खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी, तो एक डर बनेगा। तो यही काम आपका गोपाल कृष्ण गोखले और रानाडे के द्वारा किया गया। लिमिटेशंस की चर्चा की जाए तो इसमें सिर्फ भारतीयों को शिक्षित करने का बात किया गया, भारतीय जो शिक्षित वर्ग था उसको ही जोड़ने की काम किया गया, भारतीय जनमानस को नहीं जोड़ा गया, जो कि एक गलत बात थी। पूर्ण स्वराज की मांग बिल्कुल नहीं की गई थी। वो पावर ऑफ मास मूवमेंट को नहीं समझ पाए, मतलब कि बाद में जैसे गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे तो उन्होंने जनमानस को जोड़ा था गांधी जी ने, लेकिन ये लोग जनमानस को नहीं जोड़ पाए। ज़्यादातर जो विचार थे वो आपका पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित थे, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा मिले, या फिर उतना पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था शिक्षा तो मिले, लेकिन आपका ऐसी शिक्षा मिले जो कि आपका आज के ज़माने के हिसाब से पाश्चात्य शिक्षा के हिसाब से ठीक बैठता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।